स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति जहान। आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर जिससे पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सख्ती है। जी हां, एटीएस ने भोपाल से जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। इनका मंसूबा युवाओं का ब्रेन वॉश कर उनका गलत इस्तेमाल करना था। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश को दहलाने वाले इस आतंकी संगठन का भारत में क्या मंसूबा है और ये आखिर क्यों संगठन देश के दिल यानी मध्य प्रदेश को दहलाना चाहता था। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिन रविवार, वक्त सुबह करीब 3 बजे। जगह भोपाल का ऐशबाग। अभी सुबह हुई नहीं थी कि भोपाल के ऐशबाग इलाके में एटीएस की टीम ने जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकवादियों को धर दबोचा। चारों आतंकवादी ऐशबाग थाने से करीब 200 मीटर दूर फातिमा मस्जिद के पास एक मकान में करीब 1.5 साल से रह रहे थे। आरोपी जिहादी गतिविधियों में शामिल थे और देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। आप बताइए कि यहाँ पर रात को क्या हुआ? रात को तो मैं सो रही थी, मैंने आवाज सुनी, मुझे दर दर की आवाज आई तो मैं समझी कुत्ते वगैरह आ गए। लेकिन मेरी नींद को नहीं, वो तो आते रहते, फिर मैं लेट गई। फिर वो चीखों की आवाज आई, निकालो इनको निकालो। तो मैंने ये दरवाजा डर के मारे नहीं खोला, ये खिड़की खोल के जरा सी सन में से झांका तो यहाँ से 3 जा रहे थे, 7 ड्रेस में ही थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया क्या हो गया, ये क्यों जा रहा? मैं समझी किसी की तबीयत खराब हो गई। तो वो कहला अम्मा चुप, के लगे कि आप दरवाजा बंद करो और अंदर हो जा। बस फिर मैं अंदर हो गई। गिरफ्तार आतंकवादियों से जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। आतंकियों का मंसूबा सिमी के बाद प्रदेश में जेएमबी का नेटवर्क खड़ा करना था। नेटवर्क विस्तार के लिए बांग्लादेश से उनके आका इन्हें मदद पहुंचाते थे। उनका मकसद स्थानीय युवाओं को संगठन में भर्ती कर उनका इस्तेमाल करना था। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। एनआईए आ रहा है, कोई केंद्रीय एजेंसी आ रही है, क्या कोई बात हुई है दिल्ली से? अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम एसआईटी भी बना रहे हैं। जो एसआईटी गंभीरता से इसकी गहराई में जाएगी और गहराई में जाकर इसके जेएमबी, ये 4 में से 3 ने तो स्वीकार कर लिया है कि वो बांग्लादेश के हैं और इसलिए इसके पहलुओं में इसके अंदर तक तह में जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एसआईटी का गठन मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। चारों आरोपी जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के सक्रिय सदस्य हैं। जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश एक आतंकवादी संगठन है। 2019 में भारत सरकार ने इसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर त्योहारी सीजन में ये आतंकवादी किस बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। खुफिया एजेंसियां लंबे वक्त से इन संदिग्ध आतंकियों पर नजर बनाए हुए थी और जांच पड़ताल भी कर रही थी। आखिरकार देर रात को इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। वीडियो अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ टेप भोपाल। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ रामलाल यादव, रिटायर्ड डीजी हैं एमपीपी के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। संवाददाता शुभम गुप्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अपडेट वो हमें देंगे। फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आतंकियों यहाँ पर मिले हैं और एक बड़ा गेम प्लान यहाँ पर चल रहा था। होली से पहले क्या कोई साजिश हो सकती थी? सत्य प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं हम। सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 1.5 साल से ये आतंकी यहाँ पर रह रहे थे, और क्या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग यहाँ पर चल रही थी? देखिए गीतू जी, एक चीज बताएं, जैसा कि जो अभी रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये पता लगा है ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। पहले तो स्लीपर सेल को समझना होगा, कोई भी आतंकी संगठन का जो स्लीपर विंग होता है उनका काम क्या होता है। ये खुद ही कभी आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं अमूमन, लेकिन दे भी सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इनका काम होता है कि हम उनके जो स्टेट के जहां पर ये डेरा डाले हुए हैं वहां के लोगों को धीरे धीरे अपने फेवर में लेना,
अपने माहौल में रंगना, जी। लोगों को ये पता नहीं लगने देना कि वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं। यहाँ तक कि कहते हैं इसके बारे में तो कि ये जो लोग काम करते हैं, इनको स्वयं को भी पता नहीं होता है कि ये किसके डायरेक्शन पर या किस आतंकी संगठन के इशारे पर इनको क्या एक्टिविटी को अंजाम देना है। हालांकि 1-1.5 साल एक लंबा समय होता है। जी। मैंने कल भी आपको इस चैनल पर कहा था कि ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का एक लंबे टाइम, टोटल फेलोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक लंबे टाइम तक चीजों को पता ना लगना, ये किस बात को इंगित करता है, चाहे वो स्टेट का इंटेलिजेंस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री का हो। तो यहाँ पर ये चीज सोचने का है कि एक थाने के 200 मीटर के करीब 4 बंदे किसी बाहर के, ना किसी से मतलब रखते हैं ना कुछ रखते हैं, वो कैसे बने रहे। एक बड़ा सवाल फिर होता है बिल्कुल। कि जो पुलिस इन्फॉर्म करती है अपने एरिया में, जिस डिविजन में पुलिस स्टेशन होते हैं, वहां पर लोग कहते हैं कि आपके यहाँ कोई भी किराएदार कोई भी रहते हो, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। लेकिन ये ठीक बात है कि जो रेजिडेंट्स हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो उनको सूचित करें, लेकिन क्या पुलिस इस पर रिव्यू करती है? कभी नहीं करती। मॉनिटरिंग करती है? नहीं करती। पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन लोकल्स पर थोप देती है कि आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई है। लेकिन पुलिस को भी इन चीजों पर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि भोपाल स्टेट कैपिटल है, एक वर्ग विशेष का माहौल भी वहां होता है। जब ऐसे इनपुट्स आपको मिल रहे थे तो आपको और पहले अगर ये चीज अंजाम देते तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता। हालांकि कुछ घटनाएं घटित नहीं हुई, कभी हमको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई घटनाएं घटित होगी तब हम इस चीज पे एक्टिव हों। ये राहत की बात है सत्य प्रकाश जी, घटना घटित नहीं हुई, लेकिन 1.5 साल का वक्त एक लंबा वक्त था। हमारे साथ रामलाल जी भी जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, तो आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी रहती है इन आतंकियों की, किस तरह से काम करते हैं, क्या कुछ देखा आपने? ये आतंकी एक बड़े सुनियोजित भारत के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा हैं। ये खाली बांग्लादेश और भारत इन्वॉल्व नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान से तो है ही। इस जितने आतंकी संगठन है सबका की फंडिंग, विचारधारा, डायरेक्शन आईएसआई से आता है। इसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी छोर पर तो बॉर्डर पर बड़ी ज़बरदस्त पुलिसिंग है, वो क्रॉस नहीं कर सकते। बांग्लादेश का बॉर्डर पोरस है, तो वहाँ से वो अपने स्लीपर सेल और लोगों को बड़े आसानी से भेज सकते हैं, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में पेनिट्रेट करके और मोटिवेट कर सके कुछ लोगों को, उनको ये विश्वास दिला सके कि उनके साथ अन्याय होता है, और उसमें से कुछ विस्फोटक आज के साथ कार्रवाई या कोई जुर्म करने को तैयार हो जाएं तो वो भी करवा सकें। तो ये बहुत बड़े एक जो गिरोह इनका है उसका एक हिस्सा है। ये भोपाल में जो आए हुए हैं 1 साल से, ये भी संभव है कि एक आदमी आया वो तो वॉच में हो इंटेलिजेंस के, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी जो सेंट्रल की हैं या स्टेट की हैं, बहुत से स्लीपर सेल पर जो ऑपरेट करते हैं उन पर वॉच भी रखती हैं। उन्होंने क्या कार्रवाई की, किसको कांटेक्ट किया, उनके साथ इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो एकाएक हम नहीं कह सकते कि पुलिस का फेल्योर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनसे बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है हमें। और जैसे मध्य प्रदेश में तो जितने किराएदार हैं सबकी लिस्टिंग होती है हमारे यहाँ थानों में। जो बीट का कांस्टेबल है हर घर में जाए और पूछे, और महीने में एक बार सबसे मिल तो आए, वो उसकी पुलिसिंग की जो फील्ड पुलिसिंग की है अभी हमारे यहाँ कमी है। और यहाँ कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। मुझे आशा है कि हम बीट कांस्टेबल के थ्रू हर घर को जान सकेंगे कि किसके घर में कौन रहता है, कौन नया आया जाया है। इसके साथ जो नागरिक हैं उनको, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी जिनकी गतिविधियां ऐसी हैं जिस पर संदेह होता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, क्योंकि शांति से रहने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि पड़ोस में हमारा शांतिप्रिय आदमी रहता हो। बिल्कुल। रामलाल जी, यहाँ पर इनके तरीके को हम कैसे समझे, क्योंकि 300 ब्लास्ट बांग्लादेश में ये आरोपी कर चुके थे। ऐसे में क्या माना जाए, क्या छिपने के लिए भारत की तरफ आए थे, या फिर यहाँ पर भी कोई इनका नेक्सस हो सकता है, या फिर यहाँ पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक थी? त्योहारों का मौसम है, होली आने वाली है, कुछ ऐसा कुछ बड़ा अंजाम देने की क्या कुछ कोशिश की जा सकती है इनकी तरफ से, या ये रेकी कर रहे थे उस दौरान? देखिए, मोटा समरेडली मैं इनका बताता हूँ। कई वर्ष 7-8 साल पहले कुछ डकैत
बांग्लादेश से आए थे और डकैतियाँ डालते थे यहाँ से, उनका एक कार्टेल बना हुआ था। तो जब यहाँ पकड़े गए और पुलिस ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, स्टेट ने जांच की, तो पता चला कि इनका सूत्र बांग्लादेश में है और वहाँ गिरोह बनाए जाते हैं बाकायदे, और इंडिया से लूटपाट कर पैसे वहाँ ले जाने के लिए एक पूरा चैनल बना हुआ है। तो वो तो खैर लूटपाट और पैसा इकट्ठा करने के लिए था जी। दूसरा ये चैनल जो है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, आईएसआई का एक मोटिव है कि हम इंडिया से सीधे वार में पाकिस्तान नहीं जीत सकता है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया, वी मस्ट ब्लीड इंडिया बाई 100 कट्स। तो जगह जगह इनको नासूर लगाया जाए, छोटे छोटे सेल बनाए जाएं, ताकि उनको पता करना बड़ा मुश्किल हो। तो सेल का जो सोर्स होगा, जो केंद्र होगा जहाँ से ऑपरेट होगा, वो इंडिया में तो हो नहीं सकता। इंडिया में होगा तो पकड़ा जल्दी जाएगा, तो बांग्लादेश में। तो वहाँ पहले इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद एक आदमी आएगा, 2 आदमी, अच्छा पोरस बॉर्डर है तो भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। आज इसके बाद वो इकट्ठे होंगे, फिर अपनी जड़ें जमाते हैं, बहुत दिन तक लोगों के बीच में रहेंगे। कभी कहेंगे कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कभी कहेंगे कि हम के व्यापार के लिए आए हैं। लेकिन जो धीरे धीरे संपर्क होगा तो डिसग्रंटिल्ड एलिमेंट जितने हैं उनसे संपर्क करेंगे और नेटवर्क बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि भोपाल में जो आया हुआ ये गिरोह है, ये स्लीपर सेल है और अपना नेटवर्क भोपाल जैसी जगह में बढ़ा रहा है। और जब इनका सेल मजबूत हो जाएगा, काफ़ी आदमी इनके पास इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये देश के खिलाफ तोड़ फोड़ की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता जितेंद्र भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, क्या माना जाए, ये जो मामला सामने आया है भोपाल में, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद लग रही है, क्या अभी तो कुछ और बात सामने आई है निकलकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है राजधानी भोपाल से, उसके बाद से लगातार जो मामला है बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अभी वर्तमान में अगर मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे दूं, देखिए भोपाल कोर्ट में आज जिन 4 आतंकियों को पेश किया जाना है, इस समय मैं भोपाल कोर्ट के अंदर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर फोर्सेस भी लगाई गई है। इसके साथ ही मैं आपको यही बता दूं कि मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की एजेंसियों की जानकारी को साझा किया था, उसमें पीएफआई संगठन के कलेक्शन का जो बात थी वो भी पता चल कर आया है। इसके साथ ही बांग्लादेश के रहने वाले जो 4 आतंकी हैं, इसमें से कई ऐसे हैं जो रिमोट बेस स्लीपर सेल पर तैयार कर चुके आतंकी हैं। इन्होंने एटीएस की टीम जो है अब वो एमपी के 3 शहरों में भी रवाना की गई है, क्योंकि जो अभी तक अपडेट मिला है उसके मुताबिक इन आतंकियों का है कि जो और भी हैं, जो संदिग्ध आतंकी हैं, इनके और भी रहनुमा है या फिर इनके और भी साथी हैं जो इस समय मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। तो एटीएस की जो टीम है वो मध्य प्रदेश के 3 शहरों में अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। भोपाल में पकड़ाए गए जो 4 आतंकी हैं, इनका मामला आज सदन में भी गूंजा है, क्योंकि देखिए मामला काफी ज्यादा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला विधानसभा चल रही है, सदन में गूंजना था, लाजमी था। तो वैसी ही तस्वीर देखने को मिली है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि जब यहाँ पर आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो एटीएस आज इन आतंकियों का रिमांड मांगेगी और रिमांड लेकर ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि बांग्लादेश के प्रतिष्ठित संगठन जमात ए मुजाहिदीन के जो सदस्य है, जो 4 आतंकी हैं, ये और कहां तक मौजूद हैं और कहां तक इनकी जो टीम है वो मौजूद है, क्योंकि मामला काफी बड़ा हुआ है, मामला काफी छोटा नहीं है। तो ऐसे में अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे आतंकियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में मौजूद है। एटीएस की टीम कुछ ही देर के बाद भोपाल की कोर्ट में इन्हें आज पेश करने वाली है, जहाँ से इन आतंकियों के रिमांड की मांग की जाएगी। और जब इनका रिमांड किया जाएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि रिमांड के साथ साथ और भी ऐसे खुलासे हैं जो हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 जगहों पर एटीएस की जो टीम है वो निकल चुकी है पता लगाने के लिए। बाकी और भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आतंकियों के और से जुड़े और भी लोगों के बारे में पता लगाया जा सके। बिल्कुल, सत्य प्रकाश जी, आप क्या मानते हैं, वाकई ये एक बड़ी साजिश हो सकती है? और लगभग 1.5 साल का जो वक्त था, हम ये नहीं मान सकते कि उन्होंने अपने गिरोह को बढ़ाया नहीं होगा। इनका नेटवर्क ऑलरेडी बढ़ चुका है और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं 3 जगह पुलिस रवाना भी हो चुकी है दबिश देने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। तो ये माना जाए कि काफी सक्रिय था ये नेटवर्क। जी देखिए, जितेंद्र बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जितेंद्र जी का जो कहना है कि जब ये इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे तो निश्चित रूप से इन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, कुछ इनपुट्स यहाँ से अपने आकाओं को दिए होंगे, जरूर दिए होंगे, क्योंकि यूं ही उन्होंने ये इस वक्त को नहीं गुजारा होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी, 2013 के बाद ये स्लीपर सेल जो वर्ड है जो कॉइन किया गया आया था, कॉइन हुआ था, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये क्या था कि उस समय आपको बताएं, पुराने समय के जो टेररिस्ट होते थे या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते थे वो क्या करते थे, डायरेक्ट लड़ाके भेजते। लेकिन लड़ाकों को भेजकर हम किसी भी, आज आईटी का जमाना है,
और लड़ाकों को डायरेक्ट भेज के हम किसी भी जंग को या किसी भी गलत चीज को अंजाम नहीं दे सकते। तो इन लोगों ने आतंकी संगठनों न केवल जमातुल मुजाहिदीन और बांग्लादेश के आतंकियों ने, बल्कि कई सारे आतंकियों ने, जैसा कि 2013 में आपने देखा होगा गुजरात में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं वही उस अंजाम को भी स्लीपर सेल के मेंबर्स ने ही दिया था। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि अब वो जो टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ही एडवांस हो गए हैं, लेकिन उस हिसाब से क्या पुलिस हमारी उतनी एडवांस है? यानी कि जो एडवांसमेंट होना चाहिए वो आईटी में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो क्राइम है उस क्राइम का जो अंजाम है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बड़े अच्छे से पढ़े हुए लड़कों को लेकर उनका उपयोग करते हुए वो अंजाम देते हैं। लेकिन आज भी मैं जो महसूस करता हूँ कि आईटी सेल मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशली उतनी एडवांस नहीं है जितनी की आज जरूरत है। देखिए एक चीज और बताएं आपको कि जो लड़के हैं, जो आतंकी जो आते हैं, ये आतंकी ऐसे होते हैं, जब देखो आपको बताएं वो बॉर्डर्स, ताकि हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि वो उस बॉर्डर को चुनते हैं जिस बॉर्डर से इजीली मूव कर सकें। तो एक बॉर्डर पे सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं लूज होती है, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि जो आतंकी संगठन वो ऐसे लड़कों को भेजते हैं जिन पर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होते हैं। वो ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई वो प्रोफेशनल्स हो, जैसे वो स्टूडेंट हो, और यहाँ आकर वो एक्टिविटी करते हैं जिससे लोग भी ना समझे और वहां पर उनको एंटर करने में भी स्टेट में कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब चीजों पर भी पुलिस को, इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा एडवांस होने की आज आवश्यकता है गीतू जी। बिल्कुल। रामलाल जी, यहाँ पर हम आपसे एक बात और समझना चाहेंगे कि एक विशेष समुदाय के युवाओं को किस तरह से ये प्रभावित करते हैं, अपने झांसे में लेते हैं, क्या इनका तरीका रहता है? देखिए, आईएसआई शुरू में तो इंडिया में अपने स्लीपर सेल मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं बनाती थी, क्योंकि वो समझते थे कि इससे रोष पैदा होगा, कम्युनिटी का नुकसान होगा। तो सिक्स कम्युनिटी में थे, हिंदू में बना लेते थे। लेकिन जब देखा कि ये बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्होंने K2 पॉलिसी चलाई। K2 का मतलब कि सिख कम्युनिटी में भी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया और अपने अपने सेल बनाना शुरू किया। अब तो उन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा है, वो साफ साफ है कि पूरे देश में एक कम्युनिटी को देश के विरोध में खड़ा करने के लिए प्रचार प्रसार, यदि आतंक न भी हो तो जनमानस में प्रचार प्रसार कर देश के खिलाफ एक वातावरण बनाएं, गवर्नमेंट के खिलाफ वातावरण बनाएं। और ये इस तरह के सेल जो ये पकड़ा गया है, ये एक जगह नहीं, करीब कई शहरों में इस तरह के सेल होंगे। हालांकि एक सेल को दूसरे के बारे में कम पता होता है, लेकिन इसे कुछ न कुछ क्ल्यू जरूर मिलेगा। और मुझे उम्मीद है, जैसा गृह मंत्री जी कह रहे थे कि SIT बनाएंगे वो, और गहराई तक जाए, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग ले, और इनके जितने सेल मध्य प्रदेश में या बाहर हैं ऑपरेट हो रहे हैं और कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं बांग्लादेश में। सौभाग्य से अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो बांग्लादेश में भी तफ्तीश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहाँ तक जाएं और इनके जो मेन ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। यहाँ पर रामलाल जी, ये बात तो साफ हो गई है कि बांग्लादेश में इसका हाथ इतना नहीं हो सकता, क्योंकि 300 ब्लास्ट इन्हीं लोगों ने वहाँ पर किए हैं और वहाँ से बचकर ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये साजिश तो जिस तरह से आपने बताया SI की ही हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि फिलहाल लोगों को किस तरह से सतर्क रहना चाहिए और जो लोग हैं, पुलिस है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? देखिए, अकबर के समय एक डिक्टेट राज्य की ओर से, शासन की ओर से आदेश था कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोसी के दुख सुख का ध्यान रखे और उसके बारे में जानकारी रखे। ये गवर्नमेंट का आदेश था अकबर के समय में, इतना पुराना ये आदेश है शासन का। तो आज भी हमारे यहाँ ग्राम रक्षा समितियाँ बनी हुई हैं, बीट सिस्टम है पुलिस में, इन सबको एनर्जाइज करना चाहिए। और विलेज क्राइम नोटबुक हर थाने में एक किताब रहती है और हर बीट में उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसमें दर्ज होती रहती है। तो हमारे बीट सिस्टम को ज़्यादा सक्षम बनाने की बहुत ज़रूरत है और ये स्थानीय इंटेलिजेंस और भारत सरकार के इंटेलिजेंस का एक कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल आप सुन रहे थे कि IT
इतना एडवांस हो चुका है कि अपनी बात हम पूरे दुनिया में बड़े आसानी से फैला सकते हैं। तो अब हमारी पुलिस को आईटी में बड़ा सक्षम होना है। हर शहरी के बारे में कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कम से कम उससे संपर्क में रहे बीट वाला। और हर शहरी, हर नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि हम देश के बारे में, यदि देश विरोधी लोग हैं तो उनके बारे में नज़र रखें और शासन को, पुलिस को सूचित करें। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि लगातार जिस तरह से ये किराए पर रह रहे थे और इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, साथ ही साथ इनका जो भी वेरिफिकेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, आधार कार्ड भी नहीं मिल पाया था। तो ये एक बड़ी खामी रही है कहीं ना कहीं मकान मालिक की तरफ से कि क्यों इनसे ये सारी चीजें नहीं ली गई। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खामी तो यहीं पर निकल कर आई है कि मकान मालिक को जिस प्रकार से तमाम जो डॉक्यूमेंट स्थानीय थाने में जमा कराने थे वो उसने नहीं करा पाए। और शायद यही वजह रही कि रविवार की रात 3 बजे का जो समय था वो एटीएस ने चुना था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो डिटेल्स है आतंकियों की वो थाने के अंदर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण हो जाता था, बेहद जरूरी थी। तो रात में करीब 3 बजे करीबन एटीएस ने अपनी जो कार्रवाई थी उसको शुरू किया था। एटीएस की जो टीम है वो 2 घंटे तक आतंकियों को पकड़ने के लिए मौके से सामान जब्त करने की पूरी रिकॉर्ड की जो कार्रवाई थी वो करती रही। और इतना ही नहीं, एटीएस की टीम यहाँ पर सिविल ड्रेस में घूमती रही और उसके बाद एकदम से रात 3 बजे पहुंची और सीधे तौर पर कार्रवाई करते हुए आतंकियों, संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 5 बजे अभी वर्तमान का मैं आपको एक और अपडेट दूं कि जो समय निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि दोपहर 3 बजे तक एटीएस की जो कार्रवाई वो जो शुरू हुई थी, अब 2 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जज है शिवराज दागी, उनकी अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। इसके अलावा साथ यहाँ पर ये भी निकल कर आया है कि जो आरोपी, जो आतंकी पकड़ाए गए हैं, फजर अली, मोहम्मद अकील, जहरूद्दीन, फजल, जैनूब, इन सभी का किसी भी प्रकार का जो रिकॉर्ड था जिससे ये पता लगा जा सके कि ये भारतीय हैं, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड इनके पास पहले से भी मौजूद नहीं था और ना ही इन्होंने कहीं पर जमा किया था, जिससे साफ हो जाता है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। और जिस प्रकार से ये साइबर का जो काम करते हैं, जिस प्रकार से तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वहां पर इनके यहाँ जैसे आपने देखा है कि सामान जब्त हुआ है, उसमें जो विस्फोटक सामान है वो भी यहाँ पर जब्त किया गया है, कई तरह के जो साइट है वो किए गए। तो यहाँ पर कुल मिला के माना जा सकता है कि जो मुस्लिम समाज में बच्चे होते हैं उन्हें किस प्रकार से भड़काने का जो काम था वो इन आतंकियों के द्वारा वहां पर किया जाता था। उन्हें इस प्रकार के साइट पढ़ाए जाते थे जिससे उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये करीब 1.5 साल का समय आप समझिएगा, 1.5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे 1.5 साल में कितने लोग इनके संपर्क में आए होंगे और कितने ही लोगों का इन्होंने माइंड वॉश किया होगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि जहाँ एक और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो वही इस तरह के भी आतंकी जो पहले लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते हैं और उन्हें नया आतंकी बनाते हैं। फिलहाल अब इन सभी की जो गिरफ्तारी है वो हुई है। एटीएस की टीम की माने तो अभी करीब 1.5 साल से भोपाल में रहे थे, उसके नमाज के लिए ही कमरे से बाहर निकलते थे। इसके अलावा आतंकी पूरे समय मकान के अंदर ही रहते थे और किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। इतना ही, इनमें सभी आतंकी युवा जिनकी उम्र 28 साल से 25 साल के बीच की बताई जा रही है, तो ये यहाँ पर स्लीपर सेल के रूप में भी रह रहे थे। एटीएस की ने ये भी कहा है कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से ये भोपाल में ठहरे हुए थे और इस तरह की वारदात को अंजाम देने की नीयत से इनके क्या मकसद थे, अब इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। हालांकि अलग अलग जगहों का जो इनपुट है एटीएस को मिला है। बिल्कुल जितेंद्र, आपसे हम अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस खबर पर हमारी चर्चा जारी है। और रामलाल जी, आपसे हम एक बात और समझना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो इनके झांसे में जल्दी आते हैं। क्या जो बच्चे हैं, जो एक विशेष वर्ग के जो बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, क्या उनको भी टारगेट किया जा सकता है? देखिए, इनका खाली एक्सप्लोजन करना, कोई वारदात करना ही काम नहीं है, बल्कि हमारे लोगों में बैठ के उनका ब्रेन वॉश करना है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इस देश में तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तुम्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें सहयोगी नहीं बनाया जा रहा है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ब्रेन वॉश करके हमारे देश में जनता के मन में एक बिछोह और शासन के प्रति घृणा या शासन का विरोध, ये भाव भरा जा रहा है। और ये भी बहुत बड़ा अपराध है देश की दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि एक्सप्लोजन होगा तो थोड़े दिन में पकड़ जाएंगे, ये घटना होगी, इससे तो पूरी जनता को ही धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे। तो आप देखिएगा कि ये बहुत से लोगों के संपर्क में आए होंगे, क्योंकि जब 1 साल से ये एक्टिव हैं तो ऐसा हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठे होंगे, अपराध नहीं किया होगा, ठीक है,
लेकिन लोगों से मिलते थे, उनसे क्या बात करते थे, कैसे मोटिवेट करते थे और किस उम्र के, नॉर्मली यंगर एज के लोगों को मोटिवेट करना ज़्यादा आसान है, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको मोटिवेट करना ज़्यादा आसान है। तो ये इनके संपर्क कितने थे, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। SIT बन रही है तो इसमें बातें आ जाएंगी सर कि इनके संपर्क कौन थे, ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं और इसको बड़ी गहराई से इसकी तफ्तीश करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, तो ये सब बातें अब निकलकर सामने जरूर आएंगी क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो इस पर कार्रवाई कर रही है और भी ठिकानों का पता चला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।